अस्सलामुअलैकुम जी। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू नंबर 24 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी। व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर जॉइंट्स इन कंक्रीट? कंक्रीट के जॉइंट्स में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है फिलर मटेरियल के तौर पे? देखिए, कंक्रीट के जो जॉइंट्स हैं उनमें एक्सपेंशन जॉइंट हो सकते हैं, कंट्रैक्शन जॉइंट हो सकते हैं। तो वो जॉइंट जो होगा उस रिलेटेड हम उसमें फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे। अगर एक्सपेंशन जॉइंट है तो एक्सपेंशन जॉइंट फिलर को हम यूज़ करेंगे। अगर कंट्रैक्शन जॉइंट है तो कंट्रैक्शन जॉइंट फिलर को हम यूज़ करेंगे। तो कंट्रैक्शन जॉइंट फिलर और एक्सपेंशन जॉइंट फिलर की बात करें तो उसमें रबड़, कॉक, बिचुमन, अब्जॉर्ब थर्मल एक्सपेंशन। और कंट्रैक्शन जॉइंट की बात करें तो इसमें जी सिलिकॉन और पॉलीयूरेथेन सीलेंट ये यूज़ किए जाते हैं। कंट्रैक्शन जॉइंट जो है वो श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए होता है। बात हमारी हो रही है कि कंक्रीट के जॉइंट में हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। ऊपर वाले सारे मटेरियल जो एक्सपेंशन जॉइंट में हैं, कंट्रैक्शन जॉइंट में हैं। इसके अलावा वाटर स्टॉपर, ठीक है, वाटर स्टॉप्स, पीवीसी, रबड़ ये यूज़ करते हैं। डबल बार, हम कंक्रीट की जो एक पैनल है और दूसरा पैनल है, अगर कंक्रीट की रोड बना रहे हैं तो दोनों पैनल्स को जोड़ने के लिए या उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए डबल बार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ बिचुमन एंड इट्स यूजेस? देखिए, बिचुमन के कौन कौन से ग्रेड हैं। अगर हम बिचुमन के ग्रेड की बात करें तो इसमें डिफरेंट किस्म के ग्रेड्स हैं। अगर पेनिट्रेशन ग्रेड की बात करें तो पेनिट्रेशन ग्रेड में 30, 40, 60, 70, 80, 100, 30, 40, 40, 60 मतलब इस तरह के ग्रेड हैं। ये पेनिट्रेशन ग्रेड है। ठीक है। इस ग्रेड से हमें पता चलता है कि बिचुमन कितना पेनिट्रेट होता है। ठीक है। दूसरा ग्रेड है हमारे पास जी विस्कोसिटी ग्रेड। अगर विस्कोसिटी ग्रेड की बात करें तो विस्कोसिटी ग्रेड में VG10, VG20, VG30 और VG40 है। ठीक है। अगर VG10 होगा तो इसका मतलब है कि ये इसकी विस्कोसिटी कम है। या पेनिट्रेशन की बात करेंगे तो इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। तो कोल्ड रीजन में ये यूज़ होगा। और VG30 जो है ये नॉर्मल रोड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। VG40 जो है ये हाई ट्रैफिक रोड्स के लिए। और VG40 की जो पेनिट्रेशन होती है ये बड़ी कम होती है। मतलब कि 30-40 ग्रेड, अगर पेनिट्रेशन ग्रेड है ना 30-40, तो ये आपका होगा VG40। इसके अलावा परफॉर्मेंस ग्रेड PG। अगर PG की बात करें तो PG 6422 और PG यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेड 7610। ठीक है। पहले हमने ये दो ग्रेड डिस्कस किए थे, अब एक परफॉर्मेंस ग्रेड है। ठीक है। पता आपको होना चाहिए। आप इंटरव्यूअर को जस्ट विस्कोसिटी ग्रेड भी बताएंगे तो चलेगा, जस्ट पेनिट्रेशन ग्रेड भी बताएंगे तो चलेगा। ठीक है। इसके अलावा जी ग्रेड्स में ही उसने ऐड कर दिया है जी ये कट बैक एंड इमल्शन। अब ये भी बिचुमन होता है, रोड में ही यूज़ होता है। अब कट बैक क्या होता है? बिचुमन में अगर हम मटेरियल सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड में हम मटेरियल यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल या कोई और तेल यूज़ करते हैं बिचुमन में, तो ये मिक्स करके इसको हम रोड में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बिचुमन बोलते हैं। इमल्शन क्या होता है? अगर इमल्शन बिचुमन की बात हो रही है तो बिचुमन में अगर वाटर ऐड करेंगे, बाकी मटेरियल्स भी होंगे। या अगर हम पेंट की बात करते हैं तो ऐसा पेंट जिसमें वाटर यूज़ हो सॉल्वेंट के तौर पे, तो उसको हम एमल्शन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ग्रेड के तौर पे आपने अमूमन ऊपर वाले जो है ना उनको प्रेफरेंस देनी है, पेनिट्रेशन ग्रेड और विस्कोसिटी ग्रेड को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिचुमन? ये सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है जी? सॉफ्टनिंग पॉइंट से मुराद है कि किस पॉइंट पे जाके बिचुमन जो है वो किस पॉइंट पे जाके गर्म हो के वो उसकी स्टेट ऐसी हो जाती है कि वो बहना शुरू हो जाए, यानी कि इस्तेमाल के काबिल हो जाए। यानी कि अगर बिचुमन है वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में है तो उसको गर्म किया जाए तो किस टेम्परेचर पे जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये अमूमन 35 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बिचुमन जो है वो इस हालत में आ जाता है कि अब उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी,
और इस लिक्विड फॉर्म को या ये सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए टेस्ट करते हम किससे हैं? टेस्ट ये है जी रिंग एंड बेल टेस्ट। लेकिन अब टेस्ट की बात नहीं हो रही, हमने सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू क्या होती है। सॉफ्टनिंग पॉइंट होता क्या है कि ऐसी वैल्यू या ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो है ना कंक्रीट बिटुमेन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्परेचर की बात करें तो 35 to 70 है, ठीक है। अब ये इसी के रिलेटेड एक एमसीक्यूज है कि सॉफ्टनिंग, ये एमसीक्यूज है जी, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमन टू बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अब रोड कंस्ट्रक्शन में सॉफ्टनिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? ठीक है, 40 शुड बी, कितना होना चाहिए जी? ये ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। अगर वैसे सॉफ्टनिंग पॉइंट 35 से शुरू हो जाता है, 35 से 70 तक होता है। लेकिन रोड की अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड में हमने बिटुमन यूज़ करना है, तो ऐसा होना चाहिए मिनिमम जो है वो 40 होना चाहिए। तो क्या होगा जी? ग्रेटर देन 40, यानी कि 40 से ऊपर ऊपर जितना भी होगा वो वाला बिटुमन जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट 40 से ऊपर होगा हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये है जी इसमें ये शो हो रहा है जी कितना होना चाहिए सॉफ्टनिंग पॉइंट? 35 से 70, और हमने ये 40 से ज़्यादा जिसका ग्रेड होगा उसको हम रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया तकरीबन 35 से 70 तक है। अब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि अगर ग्रेड आपने बताए हैं VG10, VG20, VG30, ठीक है, डिफरेंट ग्रेड हैं, तो डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट वो जो है सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा, तो कितना होगा? VG10 के लिए 40 है, VG20 के लिए 45 है, फिर 47 है, फिर 50 है। ये सारे जैसे जैसे ग्रेड चेंज हो रहा है और उसके साथ ही हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इतना आप याद नहीं रख सकते, हमें जस्ट इतना याद रखना चाहिए कि 35 से 70 तक ये सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू होती है। ये डिपेंड करती है उसके ग्रेड पे, और डिपेंड करेगी और काफ़ी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड करेगी, फिर वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ दी फ्लैशिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमन। एक होता है जी, एक हमारे पास वैल्यू होती है सॉफ्टनिंग पॉइंट, दूसरी हमारे पास वैल्यू होती है जी फ्लैशिंग। अब जो फ्लैशिंग पॉइंट वैल्यू है, फ्लैशिंग पॉइंट वैल्यू ऐसी होती है जिस पे जाके मतलब इतना टेम्परेचर हो जिस पे जाके वो उबलना शुरू हो जाए, और उबलने के बाद उसके बहारात जो है ना वो निकलना शुरू हो जाए, और उसको आग लगने की जो है ना मतलब चिंगारियां बनना शुरू हो जाएं, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर उस बिटुमन को आग लग जानी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट कह लें आप तो इस पॉइंट को बोलते हैं जी फ्लैशिंग पॉइंट वैल्यू। तो फ्लैशिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो 220 से लेके 250 तक होती है फ्लैशिंग पॉइंट। अब ये एक चार्ट है जी, इसमें डिफरेंट ग्रेड्स हैं, VG10 है, VG20 है, 30 है और 40 है। अब इनके लिए पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन के लिए ग्रेड जो है वो ये 80 है, ये 60 है, ये 45 है और ये 35 है। यानी कि अगर हमारे पास VG40 है तो उसके लिए पेनिट्रेशन ग्रेड 30-40 होगा, ठीक है। और उसके लिए इसका अगर फ्लैश पॉइंट की बात करें तो फ्लैश पॉइंट इसका 220 है। ये तकरीबन सब के लिए जो है ना वो 220, मतलब 220 के बाद कोई भी पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पे वो आग लगने के चांसेस हैं, ठीक है। तो नॉर्मली 220 से 250 तक होगा। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 40, 45, 47 और 50। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ क्या होता है? अब पाथ से मुराद एक ऐसा रास्ता है जो क्रिटिकल है, लेकिन एक मेथड है हमारे पास CMP, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ, सॉरी CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब क्रिटिकल पाथ मेथड एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की जो है मैनेजमेंट हम जो है एक आसान तरीका उसका CPM है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड है। इस मेथड से हम कोई भी एक्टिविटी है उसकी कंप्लीशन है इससे मैनेज करते हैं, कोई भी काम है उसकी प्रोग्रेस क्या है वो मतलब 20%, 30%, 40% कितने परसेंट उसकी प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं जी CPM। अब क्रिटिकल पाथ मेथड है। अब क्रिटिकल पाथ मेथड में क्वेश्चन है क्रिटिकल पाथ। अब इस मेथड में क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? क्रिटिकल पाथ से मतलब है कि अगर मेरी एक एक्टिविटी इधर शुरू हुई है, ठीक है,
और ये हमारे पास जो है ना हमने शुरू किया, शुरू के बाद ये एक्टिविटी है, ये नेक्स्ट काम शुरू हुआ, इसके बाद ये काम शुरू हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सीवेशन हुई, नंबर ए ये एक्सीवेशन है। बी पॉइंट पे जाके मेरे पास कोई और हमने जो है ना इसकी जो है ना नीचे लीन कंक्रीट डाली, ठीक है। लीन कंक्रीट के बाद हमने कंक्रीटिंग की, उसके बाद हमने फाउंडेशन स्टार्ट कर दी। अब इससे मुमकिन है दो शाखें और निकल आएँ, मतलब हमने कंक्रीटिंग डाल दी, कंक्रीटिंग के बाद हमने एक साइड पे जो है इसके ऊपर फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर दिया, दूसरी साइड पे मुमकिन है हम किसी और जगह पे जो है ना वो लीन कंक्रीट या जो है ना उसमें ब्लास्टिंग जो है ब्रिक ब्लास्ट वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब दो दो तीन तीन एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, ठीक है। तो एंड पे आके हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो कंप्लीशन हो जाता है कोई भी काम। तो इस तरह का चार्ट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन कहीं रिपीट हुआ तो मैं ये चार्ट को भी जो है वो इसमें शामिल ज़रूर करूँगा। तो इस सारे चार्ट में जो शॉर्टकट से मतलब है ये वे है ना, तो ऐसा वे मतलब ऐसी वो एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ को हम मिलाएं तो ऐसा लंबा पाथ होगा जिसके लिए कम से कम टाइम लगे। मतलब हमने ये जानना होता है कि अगर हमने एक्सीवेशन भी करनी है, कंक्रीटिंग भी करनी है, फिर उसके बाद हमने फाउंडेशन तैयार करनी है, पैरेलल साथ में कोई और किसी और चीज़ की काम चल रहा होगा, किसी और जगह पे फॉर एग्जांपल को कंक्रीटिंग वॉल्स बन गई हैं, फिर एक जगह पे हमने छत डालना है, ठीक है। तो फार्म वर्क उसके लिए शटरिंग करनी है, तो दो तीन काम पैरेलल चल रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने सारी प्लानिंग इस पे करनी होती है कि ऐसा शॉर्ट या ऐसा जो है ना पाथ देखना होता है जिस पाथ पे सारे के सारे काम हो जाएं, ठीक है, और मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। तो ऐसा लंबा पाथ जिस पे कम टाइम लगता है, ठीक है, उस पाथ को हम बोलते हैं जी क्रिटिकल पाथ। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट अगर ये रिपीट होता है क्वेश्चन तो इसका जो है ना वो मैं आपको चार्ट भी साथ से शो करूँगा। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है जी, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होता है, कोई भी आपने काम करना है ना वो एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल इधर से हमने कोई भी काम शुरू किया ना, ठीक है, इसको ये कर दिया। अब ये जो हमने सर्कल में ये लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम इधर से यहाँ तो स्टार्ट हुआ है या इधर एंड हुआ है। तो इस सर्कल के अंदर 1 2 3 या ABC लिखा होगा ना, तो ये इवेंट होगा। इवेंट का मतलब काम स्टार्ट होगा या एंड होगा। इसके बाद मैंने ये तीर का निशान लगाया, तो ये जो लाइन और तीर का निशान शो कर रहा है ना, ये एक्टिविटी शो कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं 8 दिन लिखता हूँ, तो 8 दिन का मतलब है कि 8 दिन इस पूरे प्रोजेक्ट की एक्सीवेशन होगी, ठीक है। तो इधर आके जो है ना फिर एक्सीवेशन के बाद इधर पॉइंट बी आ गया, मैंने सर्कल में लिख लिया, यानी कि ये भी जो है ना इवेंट है, ये एक्टिविटी है। 8 दिन जो चली ये एक्टिविटी चली, एक्टिविटी को हम तीर से शो करते हैं, और सर्कल के अंदर या ट्रायंगल के अंदर जो लिखेंगे ये हमारा इवेंट होगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे जी, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनका लॉन्गेस्ट जो सीक्वेंस होगा, जो पाथ होगा, उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। और इस लॉन्गेस्ट पाथ पे कम से कम टाइम लगे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जी क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी लिंटल एंड बीम। लिंटल एंड बीम में क्या डिफरेंस होगा। लिंटल भी तो बीम ही है ना एक्चुअली, और बीम भी बीम ही है, यानी कि हॉरिजेंटल मेंबर है, दोनों हॉरिजेंटल मेंबर हैं जो कि ऊपर से लगने वाले लोड को बियर करते हैं, ठीक है। तो फिर लिंटल और बीम में क्या डिफरेंस होगा। अगर तो बात करें लिंटल की, तो लिंटल ऐसा होगा कि अगर कोई भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई विंडो है या डोर है, यानी कि ओपनिंग है, ठीक है, वॉल्स में ओपनिंग है, वो ओपनिंग डोर्स की शक्ल में हो सकती है या विंडो की शक्ल में हो सकती है। तो डोर और विंडो यानी कोई भी ओपनिंग के ऊपर हम जो एक बीम बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ऊपर वाले मैसनरी फॉर एग्जांपल ऊपर जो कंक्रीट है उस कंक्रीटिंग के लोड को बियर करता है, ठीक है। तो इस बियर करने वाले लोड को जो बियर करता है, इस नीचे वाले हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को हम लिंटल बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल क्यों बनाई, क्योंकि ये जो लिंटल है ये ऊपर लगने वाले ट्रायंगुलर शेप में जितनी आपकी मैसनरी होगी ना, इसके ऊपर जितना लोड होगा ना वो बियर करेगी, ठीक है। मतलब वो बाकी लोड जो है आगे वॉल तो ऑलरेडी बियर कर रही होगी ना। तो ये हमारा जो
डोर है, इस डोर के ऊपर जो हमने लिंटल कंस्ट्रक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल बीम जिसको हम लिंटल बोलेंगे, ये बियर करेगा ऊपर लगने वाले ट्रायंगुलर शेप में जितना लोड लग रहा होगा उसको बियर करेगा। तो ये तो हो गया लिंटल। अगर हम करते हैं बात बीम की, तो बीम मतलब किसी भी हम फॉर एग्जांपल वॉल है तो वॉल के ऊपर कोई एक बीम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर, वो ऊपर उसको बियर करेगा, या ऊपर हमने एक फ्लोर यानी छत डाल दिया है, ठीक है। तो छत हो, फ्लोर हो, कोई भी स्लैब हो, स्लैब के लोड को बियर करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बीम बोलते हैं। बीम क्या है जी? सपोर्ट फ्लोर, फ्लोर को जो है वो सपोर्ट करता है, स्लैब को सपोर्ट करता है, वॉल को जो है वो सपोर्ट करता है, और कैरिंग स्ट्रक्चर लोड, मतलब जितना भी लोड आ रहा है उसको। अब इसके मटेरियल कौन कौन से होंगे? मटेरियल जी देखिए, लिंटल हो या बीम हो, ये वुड का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, ठीक है, मतलब टिम्बर वगैरह कोई कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज पाइलिंग वॉल? पाइलिंग वॉल क्या होता है जी? पाइलिंग वॉल, अगर हमारा ग्राउंड लेवल जो है वो ऊपर है, यानी कि वाटर टेबल ऊपर है, वाटर टेबल ऊपर होने की वजह से ना बेरिंग कैपेसिटी ज़मीन की कम हो जाती है। कम बेरिंग कैपेसिटी के लिए बाज़ दफ़ा जो है वो हम, अगर बेरिंग कैपेसिटी कम है तो कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो नीचे हम डीप फाउंडेशन करेंगे। डीप फाउंडेशन के लिए पाइल्स यूज़ कर सकते हैं, या मसलसल पाइल अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो मसलसल पाइल यूज़ करके हम एक वॉल बना लेंगे, उसको पाइलिंग वॉल बोलते हैं, ठीक है। या बाज़ दफ़ा हमारा जो है वो एक साइड पे ग्राउंड लेवल अप होता है, दूसरी साइड पे ग्राउंड लेवल हमारा डाउन होता है, तो इसका जो लेटरल प्रेशर है उस लेटरल प्रेशर को बियर करने के लिए आई एम सॉरी, रिटेनिंग वॉल के तौर पे जो हम ऐसे पाइल लगाएंगे, इस पाइल को हम बोलते हैं जी पाइलिंग वॉल। अब ये एक पाइल नहीं है, इस तरह जो है ऐसे चलती जाएंगी, इकट्ठी जो है वैसे पाइल्स लगी होंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं जी पाइलिंग वॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कैविटी वॉल। अब कैविटी वॉल क्या होता है जी? कैविटी वॉल मतलब ये है जी डबल लेयर्ड वॉल, यानी कि ये दो इकट्ठी वॉल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वॉल है, तो इस वॉल के साथ इस बाहर वाली तरफ एक और वॉल होगी, ठीक है, यानी कि दो वॉल इकट्ठी बना दी जाती हैं। इनका क्या पर्पज़ होता है? अब इन दोनों वॉल को जो है ना वो टाई के ज़रिए ना टाइज लगा दी जाती हैं डिफरेंट इंटरवल पे, यानी कि हल्की सी जो है ना एक मटेरियल लगा दिया जाता है, ये दोनों को बांधे रखता है, ठीक है। अब ये कैविटी वॉल का क्या पर्पज़ होता है कि अगर ये हमारे पास आउटर वॉल है, ठीक है, और ये इनर है, ठीक है, तो आउटर वॉल पे अगर हमारे पास पेनिट्रेशन होती है, यानी कि रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो रेनफॉल की वजह से ये आउटर वॉल है ना, इसके ऊपर जो मॉइस्चर आएगा, यानी कि नमी आएगी, और ये नमी ये वॉल तो जो है वो ले लेगी। अब ये वॉल आगे जो है ट्रांसफ़र करके दूसरी वॉल पे नहीं लेके जा सकती, ठीक है, मतलब ये वाली डैम्पनेंस आपकी अंदर वाली वॉल पे नहीं जाएगी। ये एक टेक्निक होती है जिसको हम डैम्पनेस को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन डैम्पनेस से रिलेटेड होगा कि इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उनके जितने मेथड हैं उन मेथड्स में एक एडवांस मेथड जो है ना ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल। अगर हम कैविटी वॉल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो इससे डैम्पनेस नहीं आती। अब इन दोनों वॉल जो हमने बाहर आउटर और इनर बनाई वॉल, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं, चलें इसको जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इसको कौन सी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ बिल्ट अप एंड सुपर बिल्ट अप एरिया? ये बिल्ट अप एरिया कौन सा होता है और सुपर बिल्ट अप एरिया कौन सा होता है? देखें, बिल्ट अप एरिया नाम से ही जाहिर है कि ऐसा एरिया जो बिल्ड है, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई एरिया कवर्ड एरिया है, तो जितना कवर्ड एरिया होगा उस कवर्ड एरिया को हम बोलते हैं बिल्ड अप एरिया, मतलब जितनी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। आप उसको रूफ्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर छत है, मतलब सारा रूफ स्ट्रक्चर है आपका कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया बिल्ट अप एरिया होगा, ठीक है। और सुपर बिल्ट अप एरिया कौन सा होता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि सुपर बिल्ट अप एरिया ऐसा एरिया जिसको आप बेच सकते हैं, ठीक है, आपका सेलेबल एरिया है, ठीक है, उसमें आपका जो है वो कारपेट एरिया यानी कि बिल्ट अप एरिया भी शामिल होगा,
और इसके अलावा जितना आपका वरांदा और वाल्स वगैरह जितनी भी है ना, आउटर बाउंड्री वाल सारी इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी सुपर बिल्ट अप एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ द होल इन ब्रिक एंड व्हाट इज द पर्पस। जो ब्रिक के अंदर होल है उसका टेक्निकल नाम क्या है और इसका पर्पस क्या है? देखें, जो ब्रिक के अंदर होल होता है उसको हम बोलते हैं जी फ्रॉग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉग। और इस फ्रॉग का पर्पस क्या होता है? टेक्निकली तो हम फ्रॉग बोलते हैं, और फ्रॉग जो है इसका पर्पस होता है ईंटें, फ्रॉग हमेशा ऊपर वाली साइड पे रहना चाहिए, यानी कि ये जिस तरह हमें नज़र आ रहा है ना, ईंट को इस तरह रखना चाहिए और फ्रॉग को ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम जो मोटर की लेयर लगाएंगे, तो मोटर लगाने की वजह से मोटर इस फ्रॉग के अंदर जो है ना चला जाएगा, तो इसके ऊपर लगने वाली ईंट के साथ इसका बॉन्ड मजबूत होगा। तो एक तो जो है ना इसका ये पर्पस है कि बॉन्ड मजबूत करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम इस फ्रॉग की डायमेंशंस की बात करें, ठीक है, तो ये इसका जो है ना ये 100 mm इसका ये साइज़ होता है लेंथ, और इसकी विड्थ की बात करें तो 40 mm, और इसकी डेप्थ की बात करें तो ये 10 to 20 mm होती है। यानी कि सिंपल आपने याद रखना है 10, 40 और 100। ठीक है, 10, 40 और 100 mm इनका साइज़ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रिक बॉन्ड। अगर हम ब्रिक बॉन्ड की बात करें तो इसके कौन कौन से, मतलब कौन कौन से ब्रिक बॉन्ड हैं? ब्रिक बॉन्ड में बात करें, एक सिंपल जो है वो स्ट्रेचर बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है। ये तो मेन जो है ना बॉन्ड हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बेसिक बॉन्ड की बात करें तो ये बेसिक बॉन्ड हैं। इसमें स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा होगा? स्ट्रेचर बॉन्ड अगर सारी की सारी ईंटें स्ट्रेचर फॉर्म में लगाई जाएं, स्ट्रेचर से मुराद कि उसकी हमें जो लेंथ वाइज है ना वो नज़र आए, यानी कि लंबाई की शक्ल में ईंट हमें नज़र आए। ठीक है, इसको स्ट्रेचर, उस साइड को बोलते हैं स्ट्रेचर। तो अगर तमाम ईंट के स्ट्रेचर्स हमें नज़र आएँ तो इसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम हेडर बॉन्ड की बात करते हैं तो पूरी वॉल में हमें हेडर नज़र आएंगे, मानी उसकी चौड़ाई वाली साइड हमें नज़र आएगी, तो ऐसे बॉन्ड को हम हेडर बॉन्ड बोलेंगे। और नेक्स्ट है जी इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड कौन सा होता है जी? इंग्लिश बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक सारी की सारी लेयर जो है ये स्ट्रेचर बॉन्ड की लगाई जाती है, और अगली सारी लेयर जो है ये हेडर बॉन्ड की लगाई जाती हैं। तो मतलब अल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं, मतलब एक कोर्स हमने लगाया स्ट्रेचर का फिर हेडर का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी इंग्लिश बॉन्ड। लेकिन हम स्ट्रेचर और हेडर को एक ही कोर्स में, यानी कि एक ही लेयर में हम दोनों को ऐड करें, यानी कि एक लेयर में हमने हेडर लगाया, साथ ही स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर लगाया, फिर स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर लगाया, तो इस तरह चलाते गए। नेक्स्ट ऊपर वाली लेयर में भी हमने इसको रिपीट किया, तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं जी फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिक बॉन्ड तो ये हैं, एटलीस्ट इनका पता होना चाहिए। लेकिन हम अगर स्पेशल बॉन्ड की बात करते हैं, मतलब इसके अलावा भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंस आगे फिर फीचर्स या उनकी क्वालिटीज़ अलग हैं। ठीक है, एक है जी डच बॉन्ड। अब ये जो डच बॉन्ड है ये इंग्लिश बॉन्ड ही होता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यूज है कि इंग्लिश बॉन्ड की मॉडिफिकेशन के बाद कौन सा बॉन्ड जो है ना वो हमें मिलता है, तो वो हमें जी डच बॉन्ड मिलता है। अब डच बॉन्ड होता क्या है? आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, एक हमने हेडर लगाया, फिर स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर लगाया, फिर स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, मतलब वो ही इंग्लिश बॉन्ड बन गया। तो फिर ये डच बॉन्ड क्या होगा? डच बॉन्ड का मतलब है कि हमने जब लगाया ना स्ट्रेचर बॉन्ड, ये भी स्ट्रेचर बॉन्ड हमने इधर लगाया या हमने इधर स्ट्रेचर बॉन्ड लगाया, तो जब हमने स्ट्रेचर बॉन्ड लगाया तो जी हर स्ट्रेचर बॉन्ड से पहले ये वाली जो पहले हम लगाते हैं ये 3/4 बैट, ठीक है, 3/4 बैट हम यूज़ करेंगे। मतलब एक ईंट का ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम बैट बोलते हैं और 3/4 बैट बोलते हैं। ठीक है, 3/4 बैट को हम स्ट्रेचर कोर्स से पहले यूज़ करेंगे। यही डिफरेंस है इस इंग्लिश बॉन्ड में, अगर 3/4 का बैट हम यूज़ करें स्ट्रेचर से पहले, ठीक है, तो उस सारे बॉन्ड को जो है ना हम क्या नाम देते हैं जी? डच बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है जी रेट ट्रैप बॉन्ड। अब रेट ट्रैप बॉन्ड क्या होता है जी? ये सिंपल बाहर वाली वॉल और उसमें हम अंदर ये दे के और आउटर और इनर वॉल दे देते हैं, और इसको जो है ना इन दोनों आउटर वॉल और इनर वॉल के दरमियान जो है वो गैप आ जाता है।
ठीक है, कैविटी आ जाती है। तो इस कैविटी को हम जो है वो कैविटी की वजह से इस बॉन्ड को बोलते हैं जी रैट ट्रैप बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है जी हेरिंग बोन बॉन्ड। हेरिंग बोन बॉन्ड क्या होता है जी? ये भी जिग जैग शेप में होता है, मतलब इस तरह अगर हम बना दें तो इसको हेरिंग बोन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, जिग जैग पैटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी विच बॉन्ड इज यूज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश बॉन्ड को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टोन मैसनरी करते हैं या हमें जो है ना ज़्यादा जो है ना एस्थेटिक व्यू चाहिए हो, ठीक है, खूबसूरत ऐसी दीवार हो जो हमें खूबसूरती चाहिए हो, तो खूबसूरती के लिए हम फ्लेमिश बॉन्ड को भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिक्विड लिमिट। अब ये लिक्विड लिमिट क्या होता है? देखें, सॉइल में एक है अटरबर्ग लिमिट, अटरबर्ग लिमिट्स। ठीक है, एक अटरबर्ग एक मतलब बंदे का नाम है, उसने ये लिमिट्स बनाई थी, उन्हें एक जो है वो क्लासिफिकेशन की थी मॉइस्चर के हिसाब से। ठीक है, तो ये लिमिट्स अटरबर्ग टेस्ट करें तो उससे हमें ये लिमिट्स मिलती हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। और उसमें लिक्विड लिमिट क्या चीज़ है? मतलब लिक्विड लिमिट एक्चुअली ये तीनों मॉइस्चर कंटेंट ही हैं। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? किसी भी सॉइल में नमी की जितनी परसेंटेज है उस परसेंटेज को हम मॉइस्चर बोलेंगे, मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे। ठीक है, अब मॉइस्चर कंटेंट जो है, अब उसमें लिक्विड लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जिस पे सॉइल की जो स्टेज है वो प्लास्टिक लिमिट से या लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट में चली जाए। ठीक है, पहले थी लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट से अगर प्लास्टिक लिमिट में चली गई है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। अब है क्या जी? लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंज फ्रॉम द प्लास्टिक स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो जाएगा टू दी लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये मतलब अगर हमने, और इसको कैसे फाइंड किया जाता है? डिटरमाइंड बाय कैसा ग्रांडे अपरेटस, कैसा ग्रांडे अपरेटस से इसको फाइंड करते हैं, और फाइंड करने को हम अटरबर्ग लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये लिक्विड लिमिट क्या है, इसको हम क्यों फाइंड करते हैं, या इसका हम पर्पस की बात करें तो इसके पर्पस में सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब ये कौन सी सॉइल है, सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए अगर हम लिक्विड लिमिट उसका फाइंड करेंगे तो हमें उसकी क्लासिफिकेशन का पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब किसी भी सॉइल की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब इसके ऊपर लोड लगाया जाए तो क्या ये शेयर को स्टेबल कर पाएगा, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं हो जाएंगे, फाउंडेशन फेल तो नहीं हो जाएगी, तो उसकी इंडिकेशन के लिए शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। तो शेयर स्ट्रेंथ मतलब जितना लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगा ना, तो लिक्विड लिमिट ज़्यादा होने के, ये देखें हायर लिक्विड लिमिट, इसका मतलब है कि हैव लोअर शेयर स्ट्रेंथ। लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगा, लिक्विड लिमिट मैंने क्या बताया आपको? लिक्विड लिमिट मतलब मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो इट्स मीन कि आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी उस फाइल की वो क्या होगी? कम होगी। या फिर ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम को भी ज़्यादा चेंज करेगा। फाउंडेशन डिज़ाइन, फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए लिक्विड लिमिट बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर हमने डिज़ाइन करना है तो शेयर स्ट्रेंथ और सारी उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट को। आगे क्या जी? कंपैक्शन एंड स्टेबिलिटी। अब स्टेबल तो तभी रहेगा ना जब हमें पता होगा कि कितनी इसकी शेयर स्ट्रेंथ है, कितनी इसकी बेरिंग कैपेसिटी है, कितने चेंजेस आ रहे हैं इसकी लिक्विड लिमिट की वजह से। तो लिक्विड लिमिट हम स्टेबिलिटी के लिए भी फाइंड करते हैं। श्रिंक स्वेल पोटेंशियल। ठीक है, श्रिंक कितना होता है और स्वेल कितना होता है? अब कोई भी, अगर हम जैसे सैंड की बल्किंग देख रहे थे, ठीक है, तो वो क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट की वजह से वो क्या होता है? वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। इसी तरह सॉइल भी जो है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम के साथ, वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है। तो ये भी जो है ना डिपेंड करेगा, इसीलिए हम लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60,000 PSI। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि 60 ग्रेड क्या है स्टील का, तो आपने बताया सर ये 60,000 PSI है और ये उस स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये 60,000 PSI जो है ये इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद है कि 1 PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच,
मतलब कि 1 इंच के ऊपर जितने पाउंड लोड लग रहा है वो 60,000 पाउंड है। ठीक है, 1 स्क्वायर इंच मतलब अगर हम 1 इंच का जो है स्क्वायर इंच एक बॉक्स बनाते हैं तो उसके ऊपर जितना लोड या जितना प्रेशर लग रहा है वो 60,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। अगर ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं तो जी 190 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 90 ये है जी स्टैंडर्ड साइज। ये विदाउट मोटर है, अगर मोटर के साथ होगा तो वो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है, अब ये है में, अगर इंचेस में कोई पूछता है तो वो 9, 4.5 और 3। ठीक है, मजीद डिटेल में कोई पूछता है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 सही 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2 सही 11/16। ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज CBR। CBR क्या होता है जी, ये कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो होती है। कैसी बेरिंग रेशियो होती है जिसकी वजह से हम बेरिंग कैपेसिटी को जज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, ठीक है, इससे हम जो है वो बेरिंग कैपेसिटी को जज करते हैं। ये बेरिंग कैपेसिटी CBR एक टेबल होता है, फिर पेनिट्रेशन से हम चेक करते हैं कितनी पेनिट्रेशन हुई, पेनिट्रेशन से फिर CBR टेबल में जाते हैं, फिर उससे चेक करते हैं कि इसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो CBR जस्ट ये पता होना चाहिए आपको कि कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो है। आगे चाहिए, व्हाट इज द टर्माइट एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। अब जी टर्माइट क्या होता है, टर्माइट होता है दीमक। अब दीमक क्या है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। दीमक ऐसा कीड़ा है जो आपके वुड को जो है ना, मतलब लकड़ी को खाता है। लकड़ी को खाने वाले कीड़े को जो है ना वो हम टर्माइट बोलते हैं या दीमक बोलते हैं। ठीक है, ये करता क्या है या ये पैदा कैसे होता है, ये तो दीमक जो है ये पैदा होती है आपकी जो है इनएडिक्वेट वेंटिलेशन की वजह से। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो ये होगी। फिर डैम्पनेस के ज़्यादा होने की वजह से जो है ये दीमक ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया दीमक। अब दीमक को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन से पहले हम जो है फाउंडेशन में ही ऐसे स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई टर्मिडिके डिकेट्स ऑफ सॉइल, फिर टर्माइट रेजिस्टेंस मटेरियल। ठीक है, इंस्टॉल फिजिकल बैरियर, मतलब फिजिकल बैरियर हो सकता है, आप कोई लेयर हमने लगा दी वो हो सकती है, या उसका टर्माइट रेजिस्टेंस मटेरियल कोई हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन से पहले, हमने एक्सीवेशन की उसके ऊपर स्प्रे कर दिया ताकि दिमक दुमक ऊपर ना आए। ठीक है, ये हो सकता है बिफोर कंस्ट्रक्शन। अगर हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन हम इस टर्माइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए ये क्या है जी, यूज़ केमिकल ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, बार बार चेक करेंगे हमें कहीं दीमक नज़र आती है, फिर उस पर स्प्रे वगैरह करेंगे। फिर रिड्यूस मॉइस्चर एंड फिक्स लीक्स। अगर मैंने बताया कि लीकेज होगी, डैम्पनेस होगी, तो उस वजह डैम्पनेस की वजह से क्या होगा जी, ये दीमक पैदा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो रिड्यूस मॉइस्चर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कहीं से डैम्पनेस है या अगर कहीं से कोई पाइप लीक है तो उस लीकेज की वजह से उसमें जो मॉइस्चर है उसकी वजह से ये डैम्पनेस होगी और डैम्पनेस की वजह से दीमक होगी। रिमूव वुड डेब्रीज नियर बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग के नज़दीक अगर कोई डेब्रीज हैं, वुड डेब्रीज, तो उनको रिमूव करना है। अगर पुरानी गली सड़ी कोई इस तरह की हमारे पास, या साइड पे कोई लकड़ियों का ढेर है, ठीक है, जो पुरानी लकड़ी हैं, तो उनको हमने रिमूव करना है, क्योंकि जब उनको दीमक खाएगी तो वो बिल्डिंग के नज़दीक भी आएगी। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।